वो हवेली के अंदर दाखिल ही हुआ था कि नैना उसके कदमों में जाकर गिरी थी। वो बहुत ही अकड़ू और घमंडी मर्द था, लेकिन नैना के होंठ के किनारे से खून बहता देख उसके माथे पर बल पड़ गए। उस मासूम और नाजुक सी लड़की के लिए उसके दिल में दया के भाव उभर आए। वो ठाकुर हवेली का सबसे खतरनाक और सब पर हुकूमत करने वाला इंसान था, और नैना उसी घर की नौकरानी की बेटी थी। आज तक उसने कभी किसी नौकर पर इतना खास ध्यान नहीं दिया था, लेकिन नैना को जख्मी हालत में देखकर वो अपना गुस्सा रोक नहीं पाया था। क्यों हाथ उठाया है इस पर? उसने सर्द अंदाज में अपनी सौतेली माँ से पूछा तो उन्होंने नैना पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। नैना उसके आगे हाथ जोड़कर यकीन दिलाने लगी कि वो बेगुनाह है। अचानक हार्दिक ठाकुर को वही लम्हा याद आ गया जब इसी तरह उसकी माँ पर भी इल्जाम लगाया गया था, और ये याद करते ही उसके शरीर की रगें गुस्से के मारे तन उठी थीं। आइंदा कोई इस पर हाथ नहीं उठाएगा। अगर किसी ने इसे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिनना शुरू कर दे। तुम किस हक से इस लड़की की तरफदारी कर रहे हो? ये एक नौकरानी है और नौकरानी की तरह ही इसके साथ व्यवहार किया जाएगा। उसकी सौतेली माँ ने आगे बढ़कर कहा था, लेकिन हार्दिक भी 2 कदम आगे बढ़ा। नौकरानी थी लेकिन है नहीं, क्योंकि आज से ये मेरी। वो बोलते बोलते अचानक रुक गया। उसने नैना की ओर गौर से देखा। 16 साल की मासूम सी नैना। उसकी जबान कुछ कहते कहते रुक गई थी, क्योंकि नैना उससे बहुत छोटी थी। वो बहुत बड़ा और आलीशान कमरा था, जिसे देखकर किसी शहजादे के कमरे का गुमान होता था। सारी लाइटें बंद थीं, खिड़की के पर्दे हटे हुए थे और चांदनी कमरे के अंदर आ रही थी। कमरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा जहाजी आकार का बेड था, जिस पर एक शख्स गहरी नींद में सो रहा था। लेकिन उसके चेहरे के बदलते भावों को देखकर साफ लग रहा था कि वो बहुत ही डरावना सपना देख रहा है। अचानक ही वो इंसान जोर जोर से झटके खाने लगा। कुछ ही पलों में वो पसीने से तर हो चुका था। एक जोरदार चीख मारते हुए वो अपनी जगह पर उठ बैठा। जो चेहरा कुछ देर पहले तक शांत दिख रहा था, अब उस पर बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने घबराहट में चारों ओर देखा, जैसे वो यकीन करना चाहता हो कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद है। फिर उसने अपने घने बालों में बेचैनी से उंगलियां फिराई थीं। फिर से वही लड़की मेरे सपनों में आई थी। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? कौन है वो लड़की? मुझसे आखिर चाहती क्या है? उसने खुद से सवाल किया। आखिर मैं उस लड़की को कैसे ढूंढूं और कैसे उसकी मदद करूं? एक और सवाल था जो उसके दिमाग में घूमने लगा था। पिछले 3 सालों से वो सिर्फ एक ही सपना बार बार देख रहा था। हर बार एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखता, जो दौड़ती हुई उसके पास आती, उसके सीने से लग जाती और फिर रोते हुए बताती कि कुछ लोग उसे जान से मारना चाहते हैं, प्लीज़ मेरी जान बचा लो। और वो हमेशा उसे बचाने में नाकाम हो जाता था। लेकिन इस बार तो सपने में वो खुद ही मर गया था। शायद मैं बेवजह इस बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, उसने खुद को तसल्ली दी। मगर उसका दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि इस सपने का कोई मकसद नहीं है। वो धीरे से बिस्तर से उतरा, जूते पहने और कमरे से बाहर निकल गया। अब वो अपनी दादी के कमरे की ओर बढ़ रहा था। उसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी तो अंदर से अंदर आने की इजाज़त मिल गई थी। वो छोटे छोटे कदमों से अंदर दाखिल हुआ। हेमा जी ने नजरें उठाकर उसे देखा और उनके होंठों पर मुस्कान फैल गई। 6 फुट से निकलता कद, चौड़ा सीना, माथे पर बिखरे हुए बाल और बाज जैसी तेज चमकदार आंखें, तीखे नए नक्श। वो किसी शहजादे जैसा मालूम होता था। मगर जब उन्होंने अपने शहजादे के चेहरे पर फैली बेचैनी को देखा तो उन्हें यूं लगा जैसे किसी ने उनका दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। क्या हुआ है तुम्हें? इधर मेरे पास आकर बैठो। उन्होंने तुरंत अपने बिस्तर पर जगह बनाई। वो खामोशी से जाकर उनके पास बैठ गया और अपना सिर दादी की गोद में रख दिया। दादी, मुझे ये सरदारी नहीं करनी। उसके मुंह से निकले ये शब्द किसी को भी हैरान कर सकते थे। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? इसी के लिए तो तुमने सबको मारने के लिए तैयार कर दिया था। अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें सरदारी नहीं करनी? मत भूलो, इस हवेली में कई लोग हैं जो बस तुम्हारे एक कदम पीछे हटने का इंतजार कर रहे हैं। अगर तुमने यहाँ एक कदम पीछे हटाया तो वे तुमसे सब कुछ छीन लेंगे। दादी, मुझे ये सब कुछ बहुत मुश्किल लगने लगा है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, मुझे एहसास हो रहा है कि सरदारी कोई मामूली चीज़ नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हर दिन मुझे अलग अलग लोगों से मिलना पड़ता है, कई तरह के मामलों को सुलझाना पड़ता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ। बेटा, जिस मामले में तुम्हें लगे कि तुम किसी के साथ ज्यादती कर रहे हो तो उस पर ज़्यादा ध्यान दो।
कोशिश करो कि उसे अकेले हल करो, दादी ने उसे सलाह दी। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। दादी, वो फिर से मेरे सपनों में आई थी। आखिरकार वो बात उसकी जबान पर आ ही गई थी जो उसे परेशान कर रही थी। और दादी को समझते देर न लगी कि कुछ देर पहले उसने जो भी कहा था वो असल में एक भूमिका थी। असली बात कहने से पहले वो अपने मन को तैयार कर रहा था। तुम्हारी पत्नी फिर से तुम्हारे सपनों में आई है, दादी ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसके घने बालों में उंगलियां फेरी थीं। और दादी की बात पर वो एकदम से उठकर बैठ गया और बेचैनी से उनके चेहरे की ओर देखते हुए बोला, वो मेरी पत्नी नहीं है दादी, वो तो एक छोटी सी मासूम सी लड़की है। आखिर वो कैसे मेरी पत्नी बन सकती है? और जहाँ तक शादी करने का सवाल है तो मैंने फैसला कर लिया है, मैं पूरी ज़िंदगी अकेला ही रहूँगा। मैंने पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करनी, बस। और तुम जानते हो मैं ऐसा कभी भी होने नहीं दूंगी। अगले 2 सालों में मैं इस हवेली में तुम्हारा वारिस चाहती हूँ। वो गंभीरता से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली तो वो एकदम चुप हो गया। इस सपने को अपने दिमाग पर ज़्यादा सवार मत करो हार्दिक, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी। वो लड़की जो कोई भी है उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है और ना ही तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। तुमने सपने को कुछ ज़्यादा ही अपने दिमाग पर सवार कर लिया है, इसीलिए बार बार तुम्हारा दिमाग तुम्हें यही बातें दिखाता है। जो चीज़ें हकीकत में मौजूद हैं बस उन पर ध्यान दो। अब जाकर अपने कमरे में आराम करो। उनका बोलने का अंदाज अचानक ही बदल गया था। उन्होंने तुरंत उसे वहाँ से उठ जाने के लिए कहा। दादी के इन शब्दों पर उसे थोड़ी सी शर्मिंदगी तो महसूस हुई, मगर खुद पर काबू पाते हुए वो अपने कमरे की ओर बढ़ गया था। मम्मी, मैंने हवेली में काम करने नहीं जाना, वो ये बात कोई 10वीं बार कह चुकी थी, मगर उसकी माँ का जवाब वही था, अरे तुम कैसे नहीं जाओगी? मैंने बड़ी मुश्किल से बड़ी मालकिन से बात की है, वो मेरी जगह तुम्हें काम पर रखने के लिए तैयार हुई हैं। अगर तुम काम नहीं करोगी तो घर का खर्च कैसे चलेगा? अपने बाप को तो तुम जानती थी, वो कितना बड़ा अय्याश इंसान था। और आपको भी मालूम है कि मुझसे किसी की गुलामी वाला काम नहीं होता। आप मुझसे सारे घर के काम करवा लें, मैं करने के लिए तैयार हूँ, मगर किसी के नीचे काम करना ये मुझसे नहीं होगा। वो आंखों में आंसू लिए बेबसी से कहने लगी। आस्था जी ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और उसे तसल्ली देते हुए कहा, जैसे ही मेरी आंखें ठीक होती हैं मैं खुद हवेली जाऊंगी। सिर्फ 15 दिनों की ही तो बात है, मेरी आंखों से पट्टी उतर जाएगी। सिर्फ 15 दिन वहां जाकर काम कर लो और फिर बहुत बड़ी शादी भी आने वाली है जहां उन्हें नौकरों की ज़रूरत होगी। और तुम जानती हो वे लोग शादियों में अपने नौकरों को कितना ज़्यादा तोहफे देते हैं। मैं चाहती हूँ तुम भी कुछ हासिल कर लो ताकि हमारा अगला महीना आराम से निकल जाए और आंखों के ऑपरेशन के लिए जो कुछ भी हमने उधार लिया है वो भी आराम से निकल जाएगा। उन्होंने पहले से ही जैसे सब कुछ सोच रखा था और ये सुनकर नैना को समझ आ गया कि अब उसकी बात की कोई अहमियत नहीं है। वो खामोशी से उठी और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आंखें बंद करके वो भगवान जी को याद करने लगी। भगवान जी, आपने हमें इतना गरीब क्यों बनाया है? ये कहकर नैना फूट फूट कर रोने लगी। वो एक गरीब मजदूर की बेटी थी। करीब 1 साल पहले ही उसके पापा का देहांत हो गया था और वैसे भी उसका बाप कोई मेहनती इंसान नहीं था। कभी कभार ही काम पर जाता और ज़्यादातर घर पर बैठकर ही अय्याशियाँ करता था। लेकिन बाप के मरने के साथ तो उन पर और भी मुसीबतें आने लगीं। उनके घर में मुश्किलों का सिलसिला जैसे शुरू हो गया था। उसकी मम्मी, जिन्होंने कभी घर से बाहर कदम तक नहीं रखा था और जिन्हें गांव वालों ने कभी देखा तक नहीं था, अब दूसरों के घरों में जाकर काम करने लगी थीं। जो थोड़े बहुत पैसे उनके हाथ आते उसी से वे अपने 3 बच्चों का पेट पाल रही थी। नैना जब अपनी माँ की ये हालत देखती तो उसका दिल खून के आंसू रोता था, क्योंकि उस गांव में कोई भी उसकी माँ की इज्जत नहीं करता था। गांव के सब लोग उसके साथ बुरा बर्ताव करते थे, सिर्फ इसलिए कि वो अकेली अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी। गांव के मर्द उसे अजीब नज़रों से देखते और कई बार तो उसने अपने घर में ऐसे मर्दों को आते देखा था जो उसकी माँ को ऐसी ऐसी बातें कहते और उसे लगता कि काश ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। आस्था जी की आंखों में भी आंसू आ जाते। उनके बस में नहीं था, वरना ऐसे मर्दों को मुंह पर चप्पल मार कर घर से निकाल दें। लेकिन उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि गांव के मर्दों से निपट सकें। वो ज़्यादातर घर का दरवाज़ा अंदर से बंद करके रखती थीं, अपने काम से काम रखती और अपने घर में ही बंद रहती। नैना के 2 भाई थे मगर काम करने से मजबूर थे। एक भाई बीमार रहता था जिसकी वजह से वो कोई काम नहीं कर सकता था, जबकि दूसरा भाई अभी बहुत छोटा था। जो कुछ भी करना था वो नैना और उसकी माँ को ही करना था।
नैना की माँ ने उसे गांव वालों की नज़रों से बहुत समय तक छिपा कर रखा था, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत थी। अगर कोई उसे एक बार देख लेता तो उसका दीवाना हो जाता। आस्था जी जानती थीं, अगर उनकी बेटी की खूबसूरती गांव के अय्याश मर्दों की नज़र में चढ़ गई तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं, और इसीलिए वो अपनी बेटी को हमेशा छुपा कर रखती थी। जब भी नैना घर से बाहर निकलती तो आस्था जी उसे पूरी तरह ढककर निकालती थीं। लेकिन अब आस्था जी की मजबूरी बन गई थी। कुछ दिनों पहले ही उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था और डॉक्टर ने उन्हें सख्ती से मना कर दिया था कि 15 दिन तक अपनी आंखों पर लगी पट्टी ना हटाएं और इस दौरान कोई भी नज़दीक का काम ना करें। अब जो करना था वो नैना को ही करना था। न चाहते हुए भी उसने माँ की जगह हवेली में काम करने का फैसला कर लिया और फिर शाम के वक्त एक बड़ी सी चादर ओढ़कर वो अपने भाई के साथ घर से बाहर निकली। उसके चेहरे पर बार बार पसीने की बूंदें उभर रही थीं। जब उसके भाई ने उसकी ये हालत देखी तो उसे तसल्ली देते हुए बोला, फिक्र मत करो, वहाँ कोई भूत नहीं है, वहाँ भी तुम्हारी और हमारी तरह इंसान ही रहते हैं, वे तुम्हें खा नहीं जाएंगे। इस पर नैना ने गुस्से से उसे घूरा और बोली, तुम जानते हो कि मैं इस वजह से परेशान नहीं हूँ। मुझे डर है कि कहीं मालकिन मुझसे कोई गलत बात न कह दें, और तुम जानते हो कि मैं कुछ भी गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन मेरी बहन, यहाँ तुम्हें सब कुछ बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि हम उन्हें लौटकर जवाब नहीं दे सकते, और अगर तुमने उनसे बदतमीजी की तो याद रखना, वे हमारे पूरे परिवार को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मम्मी को हवेली में काम पर रखा था, और अब मम्मी अपनी गैर मौजूदगी में तुम्हारी सिफारिश करने के लिए न जाने कितनी औरतों की मिन्नतें कर चुकी हैं। हम पर रहम करना और किसी भी तरह की कोई उल जलूल हरकत मत करना। सुनील उससे छोटा था, मगर इस वक्त किसी बड़े भाई की तरह उसे नसीहतें दे रहा था। नैना मुंह बनाते हुए बोली, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे सरदार साहब को कुछ भी नहीं कहूँगी। तो मेरे सरदार साहब को कुछ कह भी नहीं सकती, वरना वो तुम्हें उठाकर ऐसी जगह फेंक देंगे जहाँ से तुम्हारी वापसी नामुमकिन हो जाएगी। इसी तरह एक दूसरे से नोक-झोंक करते हुए वो दोनों हवेली के अंदर दाखिल हो गए। नैना ने अपने चेहरे को बड़े से घूंघट से ढका हुआ था, क्योंकि आस्था जी ने उसे खास तौर पर समझाया था चेहरे से घूंघट मत हटने देना। और जब छोटी मालकिन ने उसे देखा तो उनके होठों पर एक तंज भरी मुस्कान फैल गई। लड़की, ज्यादा शरीफ बनने का नाटक मत करो हमारे सामने। इतना लंबा चौड़ा घूंघट पहनकर काम कैसे करोगी? बहुत देखी हैं तुम जैसी लड़कियां, 2 दिन में ही शराफत का चोला उतार कर फेंक देती हैं। ये सुनकर नैना को काफी बुरा लगा था, मगर यहाँ उसके जज्बातों की कदर कौन करने वाला था, इसीलिए उसने खामोश रहने में ही भलाई समझी। तो तुम हो कुम्हारन की बेटी, है ना? अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर नैना को फिर से तकलीफ हुई थी, मगर उसने एक भी शब्द नहीं कहा। तुम तो जानती हो कि तुम्हारी माँ इस हवेली के सारे काम संभालती थी, यहाँ तक कि उसने रसोई भी देख रखी थी। तुम्हें हवेली के बाकी काम नहीं करने, सिर्फ खाना बनाना है। मैंने सुना है तुम्हारे हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। जी मालकिन, आपने सही सुना है। ये पहली बात थी जो उसने यहाँ आने के बाद कही थी। अच्छा हुआ, मैं तुम्हें हर रोज का मेन्यू बता दिया करूँगी। फिलहाल तो तुम रात का खाना बनाओ, ताकि मैं देख सकूं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बारे में कितना सच बोला है और तुम अपने वादे की कितनी पक्की हो। ये कहकर उन्होंने हाथ से इशारा किया, जिसका साफ मतलब था कि अब मेरी नज़रों के सामने से दफा हो जाओ। उन्होंने कोमल को हिदायत दी कि वो नैना को सब कुछ समझा दे। कोमल भी इसी हवेली में काम करने वाली एक कम उम्र की लड़की थी। वो नैना को लेकर बाहर चली गई और थोड़ी ही देर में उसे सब कुछ समझा दिया। अब दोनों के बीच आम बातचीत भी होने लगी और जल्दी ही दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। नैना लोगों से जल्दी ही घुल मिल जाती थी। तुम्हें पता है यहाँ की सबसे खूबसूरत चीज़ कौन सी है? कोमल ने नैना की आंखों में आंखें डालते हुए उत्सुकता से पूछा। नैना ने भी जिज्ञासा से उसे देखा और बोली, कौन सी? साथ ही उसकी नजरें चारों ओर घूमने लगी थीं, मानो उस चीज को तलाश रही हों जिसका कोमल जिक्र कर रही थी। यहाँ के सरदार साहब। कोमल का जवाब सुनकर नैना ने गुस्से से उसे घूरा तो वो खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, क्या तुमने कभी सरदार साहब को देखा है? नहीं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा और ना ही उन्हें देखने का कोई शौक है। मुझे गरीबों पर हुकूमत करने वाले और जालिम लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। नैना, तुम भी मेरी तरह गलतफहमी का शिकार हो। वो जालिम जरूर है, मगर सिर्फ जालिमों के लिए। हम गरीबों के लिए तो वो किसी देवता से कम नहीं है। तुम नहीं जानती, जब से मैं यहाँ आई हूँ उन्होंने हर तरह से मेरी मदद करने की कोशिश की है। जवाब में उन्होंने तुमसे कुछ तो मांगा होगा ना? ये बात नैना की जबान से अचानक फिसल गई थी, लेकिन कोमल ने उसकी बात का बुरा नहीं माना, बल्कि उसके होठों पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई थी।
अगर वो मुझसे कुछ मांग लेते तो मैं खुशी खुशी उन पर अपना सब कुछ वार देती। मेरा तो ये जीवन ही सफल हो जाता। मुझे और क्या चाहिए था। कोमल की आंखों में बोलते बोलते एक बीरानी सी उतरने लगी थी। अब की बार हैरान होने की बारी नैना की थी। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? नैना बेचैनी से पूछने लगी। मतलब साफ है नैना, मैं सरदार हार्दिक ठाकुर साहब से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं जानती हूँ कि इस मोहब्बत में मेरे लिए सिर्फ तकलीफ और दर्द ही है। मैं ये भी जानती हूँ कि मैं उन्हें कभी हासिल नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं जो हर वक्त उनके लिए तड़पता रहता है। तुम्हें पता है, मैं रोज भगवान से उन्हें मांगती हूँ कि भगवान तू सरदार को मेरी किस्मत में लिख दे। बात करते करते कोमल ने अपनी नजरें झुका ली थीं। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। सिर्फ उसका दिल और उसका भगवान ही जानते थे कि वो उस शख्स को पाने के लिए किस हद तक बेकरार थी। जबकि नैना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। उसे कोमल पर तरस भी आया था। वो किस राह की मुसाफिर बन बैठी थी उसे खुद नहीं पता था। जिसकी कोई मंजिल नहीं थी, वो उसी राह पर अंधाधुंध भागे जा रही थी। कोमल, संभालो खुद को। तुम एक ऐसी चीज के पीछे भाग रही हो जो कभी भी हासिल नहीं हो सकती, नैना ने उसे समझाते हुए कहा। लेकिन भगवान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं नैना, कोमल ने तुरंत जवाब दिया। और फिर ये तो मेरा एक बहुत बड़ा ख्वाब है। मुझे ख्वाब देखने से आखिर कौन रोक सकता है। ख्वाब देखना बुरी बात नहीं, नैना बोली, लेकिन ये भी याद रखो सारे ख्वाब पूरे नहीं होते। कुछ ख्वाब सिर्फ अपने दिल को तसल्ली देने और मन को सुकून पहुंचाने के लिए देखे जाते हैं। अच्छा चलो, अब इन सारी बातों को छोड़ो और किचन में चलते हैं। काफ़ी वक्त हो गया है। मुझे लगता है कि अब मुझे खाना बनाना शुरू कर देना चाहिए, वरना अगर देर हो गई तो तुम्हारी मालकिन गुस्सा करेंगी, नैना ने फिक्रमंदी से कहा। और उसकी बात सुनकर कोमल मुस्कुराते हुए बोली, तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा समझदार और कामकाजी हो। मुझे तो लगा था कि तुम कामचोरी करोगी, लेकिन तुम्हारे बारे में मेरी राय गलत साबित हो गई। दोनों हंसी मजाक और नोकझोंक करते हुए किचन तक पहुंच चुकी थीं। फिर भी दोनों मिलकर खाने की तैयारी करने लगीं। नैना की माँ ने 12 साल की उम्र से ही उसे खाना बनाने में निपुण कर दिया था और वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। आज भी नैना ने दिल लगाकर खाना बनाया था। उसकी पूरी कोशिश थी कि उसके हाथ का बना खाना हवेली के सभी लोगों को पसंद आ जाए, ताकि उसे यहाँ पर काम करने की इजाज़त मिल सके। सभी लोग इस वक्त डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा थे और हार्दिक ठाकुर का इंतजार कर रहे थे, जो आज थोड़ा देर से आ रहा था। वो जल्दबाजी में डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ और सब लोगों से माफ़ी मांगते हुए बोला, माफ़ कीजिएगा, एक बहुत ही अहम केस में फंस गया था। मैं उसे ही देख रहा था। गिरीश ठाकुर ने उसे गुस्से से घूरा। उसकी आंखों में इस वक्त अजीब सी आग भड़क रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हार्दिक ठाकुर को जिंदा निगल जाएगा, मगर हार्दिक इस बात से पूरी तरह अनजान अपनी कुर्सी पर बैठ चुका था। अब सब लोग उसके खाने का इंतजार कर रहे थे। हवेली में ये पुराना रिवाज था कि जब तक वो पहला निवाला न खा लेता तब तक कोई भी खाने को हाथ नहीं लगाता था। खैर, हार्दिक ठाकुर ने पहला निवाला लिया, लेकिन अगले ही पल वो ठहर गया। छोटी मालकिन उसके चेहरे की ओर बेचैनी से देख रही थी और चिंता से पूछने लगी, क्या हुआ? तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? उसकी बात सुनकर हार्दिक ने तेजी से सिर हिलाया। नहीं, मैंने इससे पहले इतना टेस्टी खाना नहीं खाया। ये किसने बनाया है? उसको तुरंत मेरे सामने बुलाया जाए। नैना थोड़ी देर पहले ही अपने घर जाने के लिए निकल चुकी थी। उसे अंदाजा नहीं था कि उसका बनाया खाना सरदार साहब को इतना पसंद आएगा कि वो उसे इनाम देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर उसे इस बात का अंदाजा होता तो शायद वो थोड़ी देर वहीं रुक जाती। मेघा जी ने कोमल को आवाज़ दी तो कोमल मासूमियत से बोली, बड़ी मालकिन, वो तो यहाँ से चली गई है। कोई बात नहीं, तुम पैसे मुझे दे दो, मैं कल उसे दे दूंगी। माँ की बात सुनकर हार्दिक ने उन्हें अजीब सी नज़रों से देखा और सख्त अंदाज में बोला, नहीं, मैं खुद ही उसे अपने हाथों से इनाम दूंगा, आपकी ज़रूरत नहीं है। रूखे अंदाज में बात करने के बाद उसने बाकी सबको भी खाने की शुरुआत करने के लिए कह दिया। वो आमतौर पर थोड़ा सा खाना खाकर ही उठ जाता था, लेकिन आज उसने भरपेट खाना खाया था। उसका मूड भी अचानक से बहुत अच्छा हो गया था। हार्दिक ठाकुर की दादी यानी मेघा जी और बाकी घर वाले भी नई नौकरानी के आने से काफ़ी खुश थे। रात का वक्त था। नैना छत पर टहल रही थी जब उसे महसूस हुआ कोई पीछे से आकर खड़ा हुआ है। उसने अचानक पलट कर देखा तो वहाँ चांदनी खड़ी थी, जो नैना के पड़ोस में ही रहती थी। अरे नैना, तुम तो दिन ब दिन और भी खूबसूरत होती जा रही हो। कौन सा मंत्र पढ़कर फूंकती हो, हमें भी बता दो। चांदनी ने प्यार से नैना के सफ़ेद और गुलाबी चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, तो नैना भी खिलखिलाकर जोर से हंस पड़ी थी।
हंसने से उसके गालों पर पड़ने वाले डिंपल उसे और भी खूबसूरत बना गए थे। जबानी तुम पर टूटकर बरस रही है नैना, वो फिर से बोली। अच्छा बस बस, बहुत हो गई तारीफें। ये बताओ तुम रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही हो? अगर मम्मी ने देख लिया तो तुम्हें बहुत डांट पड़ेगी। यहाँ से चली जाओ, मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें कुछ भी कहे। नैना ने चिंता से उसे देखा। सब लोग मुझे हमेशा डांटते ही रहते हैं, अब तो मुझे सब लोगों के डांट की आदत हो गई है। और जहाँ तक तुम्हारी माँ की बात है तो मुझे पता है उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, कुछ दिनों तक वो देख नहीं सकती, चांदनी बोली थी। चांदनी नैना के मोहल्ले में ही रहती थी। वो ना तो पूरी तरह मेल थी और ना ही पूरी तरह फीमेल। वो एक थर्ड जेंडर थी। इसी वजह से लोग उसे नापसंद करते थे और उससे नफरत जताते थे, मगर सिर्फ नैना थी जो उससे मोहब्बत करती थी। न जाने क्यों चांदनी उसे अपने दिल के बहुत करीब महसूस होती थी। उनकी दोस्ती उस दिन हुई थी जब नैना ने चांदनी को आवारा लड़कों से बचाया था। एक दिन कुछ आवारा लड़के चांदनी को परेशान कर रहे थे। वे उस पर पत्थर बरसा रहे थे और उसे मार रहे थे, और तभी नैना वहां पहुंच गई थी। उसने चिल्ला चिल्लाकर सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया था। वो लड़के डरकर वहां से भाग गए थे। उस दिन नैना अपने भाई के साथ थी और नैना ने चांदनी को समझाया था कि दोबारा कभी भी ऐसी सुनसान जगहों पर अकेले मत जाना जहां तुम्हें डर लगे कि कोई तुम्हें तंग कर सकता है। इसके बाद चांदनी रोज ही उसके घर आने लगी थी। वो भी उसकी ही उम्र की थी। उसके अपने घर वाले उससे बहुत नफरत करते थे और हर महीने के बाद उसे घर से निकाल देते। यूं वो शहर चली जाती, वहां नाच गाने से थोड़े पैसे कमा लेती और फिर वापस लौट आती। जब वो पैसे घर लाती तो उसकी माँ फिर से खुश हो जाती और कुछ दिनों के लिए उसे अपने घर में रखने को तैयार हो जाती। अभी कुछ दिनों पहले ही वो शहर गई थी और वहां से एक मोटी रकम लेकर वापस आई थी। उसने अपनी जेब से 1000 रुपये निकाले और नैना के हाथ में रख दिए। इतने ज्यादा पैसे देखकर नैना परेशान हो गई। वो बोली, ये मुझे क्यों दे रही हो, मैं इनका क्या करूं? चांदनी मुस्कुराते हुए बोली, ये मैंने तुम्हारे लिए कमाए हैं, तुम अपने लिए एक बहुत ही प्यारा सा जोड़ा बनवाना, नीले रंग का, क्योंकि नीला रंग तुम पर बहुत सूट करता है। और ये मेरा तुम्हारे लिए खास आशीर्वाद है। जिस दिन तुम ये जोड़ा पहनकर जाओगी उसी दिन तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का राजकुमार भी मिल जाएगा। तुम्हें वैसा ही इंसान मिलेगा जैसा तुमने अपने ख्वाबों में देखा है। वो बहुत खूबसूरत होगा और सबसे बढ़कर वो तुम्हारे हुस्न का दीवाना हो जाएगा, तुम्हारी मोहब्बत में पूरा का पूरा डूब जाएगा। वो तुम्हारी ही तरह सोचता होगा, तुम्हारी ही तरह दूसरों की मदद करके खुशी महसूस करता होगा, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा और तुम्हारी ज़िंदगी एकदम से बदल जाएगी। चांदनी उसे दुआएं देती जा रही थी, जबकि नैना हैरानी और बेचैनी से उसकी बातें सुन रही थी। क्या ये मुमकिन है कि एक आम सी गरीब लड़की को एक शहजादा मिल जाए? चांदनी ने प्यार से उसका हाथ थामा और बोली, तुम किसी शहजादी से कम नहीं हो और इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। बस तुम्हें अपने भगवान पर यकीन रखना होगा। इतना कहकर चांदनी चुप हो गई और उठकर जाने लगी। नैना ने अचानक उसका बाजू पकड़ लिया। उसे अंदर ही अंदर कोई अजीब सा एहसास हो रहा था। उसे चांदनी का दिया हुआ आशीर्वाद बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। तुम कहाँ जा रही हो? आज ना तो मुझसे बातें कर रही हो और ना ही मुझसे जिद कर रही हो कि मैं तुम्हारे साथ देर तक बैठूं, बल्कि आज तो तुम खुद ही जाने लगी। क्या तुम मुझसे नाराज हो? नैना ने बेचैनी से पूछा। चांदनी ने हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं इस सारी दुनिया से नाराज हो सकती हूँ नैना, इस दुनिया से मुंह मोड़ सकती हूँ, सारी दुनिया के लिए बद्दुआ कर सकती हूँ, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारे लिए बद्दुआ नहीं कर सकती। तुमने मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं तुमसे या बाकी लोगों से अलग हूँ। आज मैं एक बहुत ही लंबे सफ़र से वापस आई हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घर जाकर थोड़ा आराम करूँगी। इतना कहकर वो चुपचाप छत से कूदकर वहाँ से चली गई, जबकि नैना काफ़ी देर तक उस जगह को देखती रही जहाँ से चांदनी गई थी। साथ ही उसके दिमाग में चांदनी के कहे सारे शब्द घूमने लगे। उसके होंठों पर खुद ब खुद एक मुस्कान आई थी। उसने चांद को देखा जो इस वक्त उसके शहजादे के कमरे के बाहर भी मौजूद था और उसके कमरे को रोशन कर रहा था। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो सबसे पहले उसने चांदनी के घर जाने का फैसला किया, मगर वहां जाकर उसे पता चला कि चांदनी रात से ही कहीं निकल गई थी। ये सुनकर उसका दिल बहुत बेचैन हो गया, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो लगातार यही सोचने लगी, आखिर वो कहाँ जा सकती है। उसने शहर में अपनी एक दोस्त के जरिए फ़ोन करवाया। ये नंबर खुद चांदनी ने ही उसे दिया था। अक्सर जब वो शहर जाया करती तो नैना इसी नंबर पर कॉल करके उसकी खैरियत मालूम कर लिया करती थी, मगर इस बार दूसरी तरफ से यही जवाब मिला कि चांदनी यहाँ नहीं आई। यही सब सोचते हुए वो हवेली चली आई थी। उसने वो कपड़े अपनी मासी को दे दिए थे ताकि वे सिलाई कर दें। वो जल्द से जल्द वो जोड़ा पहनने के लिए बेताब थी।
अभी उसने किचन के अंदर कदम ही रखा था कि उसे अपनी मालकिन की आवाज़ सुनाई दी। उसने बेख्याली में एकदम से पलट कर देखा तो वहाँ कविता जी खड़ी थीं। वे उसे अजीबो-गरीब नज़रों से देख रही थीं। नैना बहुत हसीन थी, यहाँ तक कि उसका हुस्न हवेली की औरतों से भी बढ़कर था और यही बात कविता जी को बेचैन कर रही थी। वो छोटे छोटे कदम उठाती हुई इसके पास आई। उन्होंने फौरन नैना के हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया और उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे उन्होंने नरम और मुलायम रुई को छू लिया हो। बेख्याली में उन्होंने पूछा, क्या तुम अपने घर में कोई काम नहीं करती? नैना ने फौरन सिर हिलाते हुए कहा, छोटी मालकिन, मैं घर में सिर्फ खाना बनाया करती थी, जिसका सामान भी मम्मी ही मुझे काट कर देती थी। दरअसल मम्मी ने मुझे बहुत ही लाड प्यार में पाला है। वो मुझसे कोई काम नहीं करवाती थी। अब जब मम्मी बीमार हो गई तो उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया है। वो बहुत ही सादगी से जवाब दे रही थी। ओह, लेकिन तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे काम करने होंगे। कविता जी के कहने पर नैना ने हैरानी से कविता जी की ओर देखा, जिन्होंने कल ही तो कहा था कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ किचन तक सीमित होगी। मगर छोटी मालकिन, आपने तो कहा था कि मैं सिर्फ किचन का काम। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, कविता जी का हाथ उठा और उसके चेहरे पर एक गहरा निशान छोड़ गया। ये उसके लिए बहुत ही हैरानी और बेइज्जती का दूसरा झटका महसूस हुआ था। नैना अविश्वास से कविता जी की ओर देखने लगी। खबरदार, अगर तुमने मेरे सामने जबान चलाने की कोशिश की तो तुम्हारी जबान गले से खींच लूंगी। उन्होंने उंगली उठाकर धमकाने वाले अंदाज में कहा तो नैना डर के मारे आंखों में आंसू लिए एकदम चुप हो गई। उसे समझ आ गया था ये औरत अपनी आदत से मजबूर है और उसकी यही आदत है कि वो हर बेबस पर जुल्म करती थी। चलो अब मेरी नज़रों के सामने से दफ़ा हो जाओ और जाकर सीढ़ियों की सफाई शुरू करो। कोमल, यहाँ आओ। उन्होंने गुस्से से चिल्लाते हुए कोमल को पुकारा था और कोमल, जो कि दरवाजे के पीछे छुपी खड़ी थी, तुरंत भागती हुई अंदर आई थी। जी छोटी मालकिन, आपने मुझे बुलाया। इसने आज पूरी हवेली की सफाई करनी है और तुम्हें इस पर नज़र रखनी है। ये कोई भी काम चोरी न करे। बात पूरी करके वे वहाँ से चली गईं, जबकि कोमल हैरानी से नैना से पूछने लगी, क्या तुमने छोटी मालकिन के साथ कोई बदतमीजी की है? जबकि नैना ने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया। तो फिर उन्होंने तुम्हें सज़ा क्यों दी? वो खुद भी हैरान थी। चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ हवेली की सफाई करवा दूंगी। तुम अपना दिल छोटा मत करना। उन्होंने सफाई की शुरुआत सीढ़ियों से की थी और इसी बीच हार्दिक ठाकुर थोड़ी देर पहले ही उठा था। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। आज उसने डेरे पर जाने का इरादा भी रद्द कर दिया था। वो पूरा दिन हवेली में ही बिताना चाहता था। नैना सीढ़ियाँ साफ कर चुकी थी और अब लॉन्ज की सफाई कर रही थी जब उसने छोटे छोटे कदमों से नीचे उतरना शुरू किया। नींद पूरी न होने की वजह से उसकी आंखें बंद हो रही थीं। सिर दर्द के चलते उसने फैसला किया था कि वो पहले जाकर कॉफ़ी पिएगा और फिर सोने की दोबारा से कोशिश करेगा। लेकिन ये क्या, उसके कदमों के निशान फिर से उसी जगह बनते जा रहे थे जहाँ पर नैना ने अभी अभी कुछ ही देर पहले सफाई की थी। और ये देखकर नैना के दिल को कुछ हुआ। इतनी मुश्किल से तो उसने सफाई की थी और अब वो जहाँ जहाँ से गुजर रहा था वो फिर से पोंछा लिए उसके पीछे पीछे जा रही थी। अचानक उसने पलट कर देखा। नैना ने झट से अपनी गर्दन झुका ली। ए लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने रौबदार आवाज़ में पूछा। उसे सामने खड़ी लड़की एक मासूम बच्ची सी महसूस हुई थी। गर्दन झुकाने की वजह से वो उसका चेहरा साफ नहीं देख पाया था और ना ही हार्दिक ठाकुर को उसमें कोई दिलचस्पी थी। साहब जी, मैं सफाई कर रही थी, उसने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया था और एक झटके में हार्दिक के पूरे वजूद में एक सनसनी सी दौड़ गई थी। उसकी आंखें पूरी तरह खुल गईं। तुम सफाई कर रही थी? तुम तो अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए। तुम इन कामों में क्यों लग गई हो? ये पहली बार था जब उसने नज़रें उठाकर उसे देखा था। नैना 16 साल की एक जवान बेहद हसीन लड़की थी और उसी पल नैना की वो झील सी नीली आंखें और उन आंखों में हार्दिक ठाकुर एक पल के लिए डूब सा गया था। कितनी ही देर तक वो पलकें झपकाना भूल गया। वो एकदम पत्थर बन गया था। जैसे उसके वजूद में जान ना हो, वो बार बार आंखें झपकने लगा, जैसे यकीन कर रहा हो सामने खड़ी लड़की वही है। हाँ, ये वही लड़की थी जिसे वो कई बार अपने सपनों में देख चुका था। वही नीली गहरी झील सी आंखें, और आज वो उसके सामने खड़ी थी। उसने बेचैनी से अपनी आंखें मली और दोबारा देखा। शायद वो फिर से कोई सपना देख रहा है, लेकिन ना तो दृश्य बदला और ना ही वो लड़की उसकी आंखों के सामने से हटी। उसका दिल अचानक एकदम तेजी से धड़कने लगा। वो बिना कुछ कहे तेजी से वहां से निकल गया, जबकि नैना हैरानी से अपने साहब जी को देखती रही। कोमल ने उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें की थीं। वो बहुत गुस्सैल है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता।
उसके चेहरे पर हमेशा गुस्से के भाव रहते हैं। मगर नैना ने तो उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव देखा था, डर का भाव, बेचैनी का भाव। आखिर इतने बड़े आदमी को किस चीज़ का डर हो सकता था? उसने बेख्याली में सोचा और फिर अपने ख्यालों को झटकते हुए दोबारा सफाई में लग गई। वो समझ रही थी उसे सिर्फ किचन का काम करना होगा। वो उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी साबित हुई थी। छोटी मालकिन उससे पूरे घर का काम करवाने लगी। बाकी नौकरानियां होते हुए भी हमेशा उसी को चुनती। जब वो काम करके फ्री होती तो उसका पूरा जिस्म दर्द से टूटा हुआ महसूस होता। रात के वक्त ही उसे थोड़ी सी राहत मिलती थी, जब वो अपने घर पर चैन से सो पाती थी। एक हफ्ता गुजर चुका था, अब सिर्फ 8 दिन और बचे थे जो उसे किसी तरह काटने थे। जिस शादी का लालच देकर उसकी माँ ने उसे हवेली भेजा था, वो शादी भी अब पोस्टपोन हो चुकी थी। दरअसल दादी ने जो रिश्ता तय किया था वे अपने पोते यानी हार्दिक ठाकुर की शादी हार्दिक की माँ की सहेली की बेटी से करना चाहती थीं, क्योंकि हार्दिक की सगी मरी हुई माँ की ख्वाहिश थी। लेकिन अभी शीना की ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई थी। वो चाहती थी पहले उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए, और हार्दिक ठाकुर ने भी इस बात पर कोई विरोध नहीं जताया था। वो भी दादी की खुशी के लिए तैयार हो गया था। मगर जब से उसने नैना को इस हवेली में देखा था, तब से उसे अपना इरादा डगमगाता हुआ महसूस होने लगा था। रात के समय भी वो नैना के बारे में ही सोच रहा था। उसके दिमाग में एक जंग सी चल रही थी। उसका दिमाग उसे तर्क दे रहा था। सपना अपनी जगह, लेकिन वो लड़की बहुत छोटी है। वो मुझसे लगभग 12 साल छोटी है। इतनी कम उम्र लड़की से मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? उसे हवेली वालों का डर नहीं था और ना ही किसी और का। वो सिर्फ और सिर्फ उस मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। मालकिन अब नैना को हवेली में ही रोक लेती थीं। वो कोमल के साथ हवेली के पिछले कमरे में ही रह रही थी। उस रात फिर से हार्दिक ठाकुर का दिल घबराने लगा। वो अपनी जगह से उठा और टहलने के इरादे से लॉन में चला आया। वहीं उसे किसी के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत तड़प तड़प कर रो रही थी। उसका दिल डूबने लगा। वो उस जगह पर गया जहाँ से आवाज़ आ रही थी। वहाँ जाकर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि नैना थी। उसने अपना सिर अपने घुटनों पर रखा हुआ था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो इस सब से थक चुकी थी। उसने बेबसी से अपने हाथों पर नजर डाली। चांदनी रात में उसे अपने हाथों पर कई छाले साफ नजर आ रहे थे। ये छाले वो तो देख सकती थी, लेकिन उसकी माँ नहीं। वो जैसे तैसे करके अपनी माँ की तकलीफ को बांटना चाहती थी, उन्हें कुछ बताना नहीं चाहती थी। ये सोचकर अब वो और भी जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ तुम्हें? किसी ने कुछ कहा है? मर्दानी आवाज़ सुनकर उसने अचानक नजरें उठाईं। चांद की हल्की रोशनी में उसकी लाल आंखें देखकर हार्दिक ठाकुर को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। ऐसा नहीं था कि उसने पहले हुस्न नहीं देखा था। उसने नैना से भी ज़्यादा हसीन लड़कियां देखी थीं, मगर इस लड़की में एक अजीब सी कशिश थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। शायद कुछ सपनों का भी असर था कि अब वो कुछ ज़्यादा ही इस लड़की के बारे में सोचने लगा था। सरदार साहब की आवाज़ सुनकर नैना ने झट से सिर हिलाया और अपने आंसू जल्दी जल्दी पोंछने लगी। उससे पहले कि वो वहां से उठकर जाती, हार्दिक ठाकुर ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया। वो खुद अपनी इस हरकत पर हैरान था। उसकी आंखों में देखते हुए वो ठोस शब्दों में बोला, मैं इस हवेली का बेटा जरूर हूँ, लेकिन याद रखना मैं इस हवेली का सरदार भी हूँ। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं खुद पता लगवा लूँगा, और फिर उसके बाद न सिर्फ तुम्हें सजा दी जाएगी बल्कि उस इंसान को भी सजा मिलेगी जो तुम पर जुल्म कर रहा है। और उसकी ये बात सुनकर नैना और भी जोर जोर से रोने लगी। हार्दिक ठाकुर का दिल कर रहा था वो उसका सिर अपने सीने पर रख ले और उसके आंसू बहुत ही प्यार से साफ करे, मगर ये सिर्फ एक इच्छा थी। अभी ना तो उसका कोई हक था, ना ही वो इस लड़की को किसी गलतफहमी में डालना चाहता था। सरदार साहब, छोटी मालकिन मुझ पर बहुत जुल्म करती हैं। मुझे नहीं पता कि वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि अपना काम ठीक से करूँ, मगर फिर भी वो मुझे मारती हैं। अगर ये कहा जाए कि वो मुझे मारने के बहाने ढूंढती हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। मैंने तो उन्हें खुश करने के लिए हर तरह से कोशिश कर ली, मगर वे मुझसे कभी खुश नहीं होती। ये कहते हुए नैना ने अपने हाथ आगे किए। आज उन्होंने मुझसे पूरे दिन कुएं से पानी निकलवाया था, जबकि हवेली में और भी नौकर मौजूद थे, मगर ये काम उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही करवाया। ये कहते ही वो फिर से रोने लगी। अब उसका वजूद हिचकियों की जद में आ चुका था, जबकि हार्दिक ठाकुर काफ़ी देर तक खड़ा खामोशी से उसकी ओर देखता रहा और फिर बहुत ही ठंडे शब्दों में बोला था, अपने कमरे में जाओ,
रात के वक्त अकेली लड़की का आसमान के नीचे बैठना ठीक नहीं है। ये कुछ शब्द थे जो हार्दिक ठाकुर ने कहे थे और वो चुपचाप उठी और अपने कमरे में चली गई, जहां कोमल गहरी नींद में सो रही थी। उस रात फिर वो अपने भगवान से शिकवे शिकायतें करती रही। हार्दिक ठाकुर अपने कमरे में जाने के बजाय सीधा अपनी माँ के कमरे में चला गया। वो उसकी सौतेली माँ थी, जिससे वो खुद भी बहुत नफरत करता था, मगर सिर्फ और सिर्फ अपने पिता की वजह से चुप रहता था। हार्दिक बेटा, आज तुम्हें अपनी माँ की याद कैसे आ गई? वो जो आईने के सामने बैठी हुई थी, अपनी खूबसूरती संवारने में व्यस्त थी। हार्दिक ठाकुर को अपने सामने देखकर वो हैरान रह गई। मुझे बेटा कहकर मत पुकारा करो, मैं तुम्हारी असलियत अच्छे से जानता हूँ। अगर मैं कुछ कहता नहीं तो इसका ये मतलब नहीं कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। तुम्हारा तो फैसला मैंने भगवान पर छोड़ दिया है। उसका ठंडा अंदाज, उसके पथरीले शब्द सुनकर एक पल के लिए तो वो घबरा गई, मगर अगले ही पल खुद पर काबू पाते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं बेगुनाह हूँ। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, मगर मैं कभी भी तुम्हारे झूठ पर यकीन नहीं करूँगा। मैंने तुम्हें खुद मामा से बात करते सुना था। तुमने मेरी माँ को मार दिया सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे पापा से शादी कर सको। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। खैर, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, वरना मेरी ये नफरत अभी और इसी वक्त जुनून में बदल जाएगी और मैं ऐसा कुछ करने पर मजबूर हो जाऊंगा जिसके बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही उठाना पड़ेगा। वो भी चुप हो गई थी, जानती थी इस बारे में बात करना बेकार है। आज के बाद तुम किसी भी नौकरानी से हद से ज़्यादा काम नहीं कर पाओगी। अभी उसने बात पूरी भी नहीं की थी कि हार्दिक की सौतेली माँ जोर से हंसते हुए बोली, तो तुम्हें शिकायत पहुंच गई? मुझसे किसी ने भी कोई शिकायत नहीं की है, मैं खुद वो सब कुछ देख सकता हूँ। मगर मेरे बच्चे, तुम तो उस वक्त जिरगे में मौजूद होते हो, आखिर तुम कैसे वो सब कुछ देख सकते हो? और जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो, उसके हुस्न की वजह से तुम ऐसा कह रहे हो। मैं इस बात से बेखबर नहीं हूँ कि उसके हुस्न का जादू तुम पर चल चुका है। बस कर जाएं, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। वो गले की पूरी ताकत से चिल्लाया था तो कविता जी भी एकदम से खामोश हो गई। मेरा मकसद आपको सिर्फ चेतावनी देना था। अगर इसके बावजूद भी आपने उस लड़की को किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। थोड़ी देर पहले तक वो सभी नौकरों की तरफ से होकर बात कर रहा था, मगर अब उसने नैना का नाम सीधे तौर पर ले लिया था। कुछ देर तक वो कविता जी को खून भरी निगाहों से घूरता रहा, फिर वहां से अपने कमरे में चला आया, जबकि कविता जी गुस्से के मारे बल खाकर रह गई थी। अगले दिन शाम के वक्त नैना किचन में खाना बना रही थी जब कविता जी गुस्से से दंदनाती हुई किचन में दाखिल हुई थी। उसे बात करने का मौका दिए बिना ही उन्होंने उसके गाल पर एक थप्पड़ रखा था और वो मुंह के बल जमीन पर गिरी। नाक जमीन से टकराने की वजह से नाक से खून बहने लगा था, जिसे उसने बाएं हाथ से बेदर्दी से साफ किया। कविता जी गुस्से से आग बबूला होते हुए उसे बाल से पकड़कर उठाने लगी और फिर एक और जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सरदार साहब को अपने हुस्न और अपनी मासूमियत के जरिए अपने काबू में कर लोगी? ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। तुम्हारा ये हुस्न आज मैं बर्बाद कर दूंगी, ताकि तुम दोबारा कभी भी किसी मर्द को अपनी इस खूबसूरती से आकर्षित न कर सको। ये कहकर उन्होंने एक गर्म चिमटा उठाया। नैना उनकी आंखों का मतलब समझ गई थी। वो बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगी और खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश करने लगी, मगर कविता जी की पकड़ बहुत मजबूत थी। उन्होंने वो चिमटा उठाया। इससे पहले वो उसे नैना के गालों पर रखती, नैना ने उन्हें जोर से पीछे धक्का दिया और भागती हुई बाहर चली गई। कविता जी ने अपनी एक नौकरानी को आदेश दिया कि वो नैना को पकड़ कर लाए, मगर इससे पहले कि वो नौकरानी नैना को पकड़ पाती, हार्दिक ठाकुर हवेली के अंदर दाखिल हो चुका था। नैना उसके कदमों में गिर गई और फूट फूट कर उससे मदद की भीख मांगने लगी। जो कुछ भी कविता जी उसके साथ करने वाली थी, वो सब कुछ उसने हार्दिक को बता दिया। हार्दिक की आंखों में गुस्से की तेज लहर उठी थी, लेकिन उसने कविता जी की ओर एक बार भी नहीं देखा था, बल्कि मजबूत कदमों से संध्या मासी के पास पहुंचा, जो इस हवेली में बरसों से काम कर रही थी। भगवान का नाम लेकर मुझे सच बताओ, मुझे जवाब दो, क्या ये सच है? इससे पहले वो कुछ कहती, कोमल बीच में बोल पड़ी, छोटे साहब ये सच है। हार्दिक ठाकुर उसकी हिम्मत पर खुलकर मुस्कुराया था। उसने अपनी जेब से बटुआ निकाला और कोमल के हाथ पर रखते हुए कहा, ये तुम्हारा इनाम है। कोमल ने बेचैनी से बटुआ खोला जो नोटों से भरा हुआ था। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है कि तुम हमेशा इसकी साड़ लेते हो? कविता जी चिल्लाकर बोली थी।
क्योंकि ये पीड़ित है और आप अत्याचारी हैं, जालिम हैं। आप जानती हैं मैं हमेशा दुखी और पीड़ितों का साथ देता हूँ, फिर भी आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हैं? ये कहकर उसने कंधों से पकड़कर नैना को उठाया था और ठीक उसके सामने खड़ा होकर उसके चेहरे को देखने लगा। दूधिया सफ़ेद चेहरे पर थप्पड़ का निशान साफ दिखाई दे रहा था। डर से कांपते गुलाबी होंठ, आंसुओं से भीगी काली बड़ी बड़ी पलकों की झालर। इस वक्त वो मासूमियत की इंतहा पर थी। हार्दिक के दिल ने एक पल में ही नैना के लिए फैसला कर लिया था और फिर अगले ही पल वो बोला, जहाँ तक इस लड़की का सवाल है तो ये लड़की मेरी। बात करते करते वो अचानक खामोश हो गया। वो जज्बातों में भरकर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। उसने खुद को संभाला, जबकि नैना भी हैरत से उसके चेहरे को देखने लगी। ये लड़की मेरी हवेली में काम करने वाली एक नौकरानी है। उसने बात पूरी की। ये कहते हुए जितनी तकलीफ उसके दिल को हुई थी सिर्फ वही महसूस कर सकता था। दूसरी तरफ न जाने क्यों नैना को भी ये शब्द अच्छे नहीं लगे थे। शायद वो भी कुछ और ही सुनने की उम्मीद कर रही थी। आज उसका इस हवेली में आखिरी दिन था। कल से उसकी माँ को ही काम पर वापस आना था। वो खामोशी से उस शाम हवेली से निकल गई। उसने कोमल से भी मुलाकात नहीं की थी। घर जाने के बाद उसका मूड बहुत ख़राब था और जब उसने अपनी माँ को अपने साथ गुजरे हालात के बारे में बताया तो वो भी परेशान हो गई। उसकी माँ को भी गुस्सा आ रहा था। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि हवेली वाले उनकी बेटी पर इतना जुल्म करेंगे। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अब इस हवेली में काम नहीं करेंगी। अब वो दूसरे गांव में बनी चौधरी की हवेली में काम करने के लिए जाने लगी थी। नैना को घर आए हुए लगभग 20 दिन हो चुके थे और ये 20 दिन उसने किस कदर बेचैनी से गुजारे थे ये वही जानती थी। कुछ ही दिनों बाद उसे पता चला हवेली में हार्दिक ठाकुर की शादी की तैयारियां हो रही हैं और ये सुनकर उसका दिल तेजी से धड़क उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो खुद नहीं जानती थी आखिर उसे किस बात पर अफसोस हो रहा है। कच्ची उम्र की दहलीज थी। नई नई जवानी ने उस पर रंग रूप बिखेरा था। नई नई जवानी के जज्बात दिल में उबाल मार रहे थे। पहली पहली मोहब्बत का एहसास था, लेकिन वो इस एहसास को कोई भी नाम नहीं दे पा रही थी। वो हार्दिक ठाकुर से मोहब्बत कर बैठी थी और उस नादान को इस मोहब्बत का एहसास नहीं था। बस उस मोहब्बत की आग में अंदर ही अंदर झुलस रही थी। मैं क्यों हार्दिक ठाकुर के लिए इतना बेचैन हो रही हूँ? उनकी शादी की उम्र है तो शादी तो होनी ही है। उनके लिए तो बहुत ही खुशी की बात होगी और मैं हूँ कि उनकी शादी की खबर सुनकर आंसू बहाने बैठ गई। आखिर मैं हार्दिक ठाकुर के मुंह से कुछ सुनने के लिए बेचैन क्यों हूँ? क्यों मेरी ये बेचैन आंखें उनकी राह तकती हैं? उन्होंने मुझसे कोई वादा नहीं किया था। उन्होंने तो सिर्फ मेरे साथ हमदर्दी दिखाई थी। शायद वो इस हमदर्दी को कुछ और ही रंग दे बैठी थी। वो अक्सर तन्हाई में सोचती थी, मगर जब उसकी आंखों के सामने अपने साहब की वो नजरें घूमती, जिस अंदाज में उसने उसे देखा था वो बाकी चौंका देने वाला था, तो वो फिर से खुशफहमी में डूब जाती थी। दूसरी तरफ हार्दिक ठाकुर की हालत भी उससे कुछ अलग नहीं थी। अब वो लड़की उसके ख्वाबों में कुछ ज़्यादा ही आने लगी थी। वो नहीं जानता था आखिर इस सब का क्या मतलब है। नैना का नीला जोड़ा तैयार हो गया था। उसने जब उसे पहनकर खुद को आईने में देखा तो वो खुद भी देखती रह गई थी। नीले रंग में उसकी दूधिया रंगत मोतियों की तरह दमकने लगी थी। वो बहुत ही हसीन लग रही थी। चांदनी की कही हुई बातें उसके दिमाग में गूंजने लगीं तो उसके लबों पर एक फीकी सी मुस्कान फैल गई। चांदनी ने तो कहा था कि जिस दिन वो ये जोड़ा पहनेगी उस दिन उसे उसके ख्वाबों का शहजादा मिल जाएगा, मगर उसके शहजादे का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। वो खुद ही अपनी सोच पर हंस पड़ी थी और चांदनी को याद करते हुए उसे नादान कह दिया। आज उसका इरादा अपनी दोस्त कोमल से मिलने का था। वे दोनों अक्सर नदी के किनारे बैठकर मिला करती थीं और ढेर सारी बातें करती। हार्दिक ठाकुर जो किसी पंचायत से वापस आ रहा था, जब उसने कोमल को नदी की ओर जाते देखा तो उसे नैना का ख्याल आ गया। अब वो ये तो जान चुका था कि उन दोनों में दोस्ती है और इस लड़की का दीदार करने के बहाने उसने भी अपनी गाड़ी का रुख नदी की ओर कर दिया। कोमल अपने साहब के जज्बातों को कुछ हद तक समझ चुकी थी, मगर उसे कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि मोहब्बत पर किसी का जोर नहीं चलता और ना ही हम किसी को अपने दिल से मोहब्बत करने पर मजबूर कर सकते हैं। उसने खुद को तसल्ली दे ली थी और ये बात भी कबूल कर ली थी कि हार्दिक ठाकुर आसमान का चांद है और वो जमीन की खाक है और उन दोनों का मिलन नामुमकिन है, कभी नहीं हो सकता। और यही सोचते हुए उसने अपनी माँ के बताए रिश्ते पर हाँ कर दी थी। 1 महीने के बाद उसकी शादी भी होने वाली थी और ये खुशखबरी वो नैना को सुनाने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही उसकी नज़र हार्दिक ठाकुर पर पड़ी थी। हार्दिक ठाकुर की नज़रों में वो नैना के लिए जज्बात देख चुकी थी और वो चुपके से वहाँ से साइड पर हो गई,
क्योंकि वो खुद चाहती थी कि उसका साहब अपने दिल की बात उसकी दोस्त से कह दे। ये सब प्लान नहीं किया गया था, बल्कि ये सब अचानक ही हुआ था। कोमल साइड वाले रास्ते से निकल गई, जबकि वो नदी के किनारे पहुंच गया, जहां वो नीला जोड़ा पहने खुद नदी का ही एक हिस्सा लग रही थी। वो छोटे छोटे कदमों से चलता हुआ उसके करीब जाकर बैठ गया। चांदनी रात में नैना भी चांद की चांदनी ही लग रही थी। बेख्याली में उसने उसके हुस्न से नजरें चुरा लीं, जबकि नैना उसे यहाँ देखकर एकदम से हैरान रह गई। वो जल्दी से अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। इससे पहले कि नैना कुछ कहती या वहां से जाती, हार्दिक ठाकुर बोला, खामोशी से यहाँ बैठ जाओ और मेरी बात सुनो। उसके शब्दों में इस वक्त एक अजीब सी बेचैनी थी, जिसे महसूस करते हुए नैना चुपचाप वहीं पर बैठ गई। मैं नहीं जानता कि क्यों भगवान ने मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतनी मोहब्बत रख दी है। हकीकत तो ये है कि अब मैं तुमसे दूर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं ये भी जानता हूँ हमारी उम्र में बहुत फ़र्क है। मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे पहले कि वो कुछ कहता, नैना खुद ही बोल पड़ी। वो अपनी जल्दबाजी पर हैरान भी थी और शर्मिंदा भी हो रही थी। उसकी इतनी तेजी से बोलने पर हार्दिक खिलखिलाकर हंसते हुए कहने लगा, यानी इसका मतलब आग दोनों तरफ बराबर लगी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं शर्म की वजह से उससे कुछ बोला ही ना गया, तो नैना ने जल्दी से नजरें चुराते हुए कहा था, सरदारनी साहिबा, आप जितना मर्जी क्यों ना कर लें, लेकिन आपकी जल्दबाजी ने मुझ पर सारे राज उजागर कर दिए हैं। वो खुलकर मुस्कुरा रहा था। उसे बाकी दिली खुशी महसूस हो रही थी। मैंने अपनी दादी से कल रात ही तुमसे शादी की बात की थी, मगर आपकी शादी तो किसी और से हो रही है। किसी को भी मेरी दुल्हन के बारे में अभी तक नहीं बताया गया। वो बाहर पढ़ाई कर रही थी, मगर कल रात ही उसने मुझे कॉल की। उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो अपने क्लास फेलो को पसंद करती है। उसने ये बात बहुत ही सामान्य अंदाज में कही थी, जबकि नैना हैरान होकर कहने लगी, कोई आपसे शादी से कैसे इनकार कर सकता है? ये सुनकर हार्दिक फिर से मुस्कुरा दिया और उसके सिर पर हल्के से हाथ रखते हुए कहने लगा, अभी ये तुमने दुनिया नहीं देखी है और ना ही तुम ज़्यादा लोगों से मिली हो। तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझे ही देखा है। तुम नहीं जानती ये दुनिया कितनी हसीन है, कितनी खूबसूरत है। अगर तुम्हें मुझसे भी कोई खूबसूरत आदमी मिल जाए तो हो सकता है तुम फौरन मेरा हाथ छोड़कर, हार्दिक ने शरारती अंदाज में कहते हुए नैना के दिल को टटोलना चाहा। मैं कभी भी आपको नहीं छोड़ूंगी और ना ही कभी छोड़ने का इरादा रख सकती हूँ। मैंने दिल लगी नहीं की, मैंने मोहब्बत की है, और मोहब्बत में दिल का सुकून होता है। मोहब्बत में महबूब एक ही होता है, चाहे उसमें कितनी भी खामियां क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी जालिम क्यों ना हो, फिर भी हमें उसमें अपना भगवान नजर आता है। अपना भगवान बदला नहीं जाता, वरना मोहब्बत में दाग हो जाता है और मोहब्बत बेमानी हो जाती है। तुम जितनी छोटी हो, बातें भी उतनी ही बड़ी बड़ी करती हो। खैर, आज शाम को हवेली वाले तुम्हारे घर में रस्म करने के लिए आएंगे। अभी फ़िलहाल मंगनी करेंगे और जब तुम पूरे 18 की हो जाओगी तब मैं तुम्हें अपना बनाने आऊँगा। अब ये 1 साल और 4 महीने तो कैसे ही ना कैसे हमने गुजारने ही हैं। इतनी कम उम्र में मैं तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म नहीं करना चाहता। उसने नैना की छोटी सी नाक को दबाते हुए प्यार से कहा था और नैना अपनी नज़रें झुकाने पर मजबूर हो गई थी। उसका दिल तो चाह रहा था कि कह दे, मुझे ये इंतज़ार मंजूर नहीं, मुझे अभी आपकी दुल्हन बनना है। लेकिन अब वो इतनी बेशर्म भी नहीं हो सकती थी कि मुंह फाड़कर अपनी शादी की बात हार्दिक ठाकुर से कर देती। मगर छोटी मालकिन, उसने अपने नए अंदेशे का इजहार किया। उस औरत की फिक्र मत करो, मैं उसे कोई अहमियत नहीं देता। मैंने पापा को उसकी हकीकत के बारे में सब बता दिया है और पापा ने उसे हवेली से बाहर निकाल दिया है। अब उसकी हमारी हवेली में कोई जगह नहीं है। तुम उस हवेली की नई सरदारनी होगी। दादी हर मामले में तुम्हारी मदद करेंगी, तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं आएगी, और अगर कोई भी परेशानी आएगी तो तुम्हारे पास मैं हमेशा मौजूद रहूँगा। तुम्हें अगर कोई बात समझ में ना आए तो मैं तुम्हें समझाने के लिए वहाँ पर रहूँगा। गांव वाले क्या कहेंगे? नैना ने बोलना चाहा तो हार्दिक उसकी बात काटते हुए बोला, मैं अपने भगवान के अलावा किसी के सामने जवाबदेह नहीं हूँ। मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, जिसका हुक्म मुझे मेरे भगवान ने भी दिया है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम गरीब घराने से संबंध रखती हो। मुझे सिर्फ इतना पता है कि भगवान ने तुम्हें मेरे नसीब में लिखा हुआ है, और मैं कैसे अपने इतने खूबसूरत नसीब से नज़रें चुरा सकता हूँ। अपनी बात पूरी करके वो थोड़ा सा नैना के करीब हुआ था और अपने नरम होंठ उसके माथे पर रख दिए, जबकि नैना तो अंदर तक सन रह गई थी। ये स्पर्श उसकी रग रग में नशा बनकर उतर चुका था। वो कुछ बोल ही नहीं पाई थी। दिल की धड़कनें बेतहाशा धड़कने लगी थीं। जबकि हार्दिक वहाँ से चला गया और फिर ठीक 1 साल 4 महीने पलक झपकते गुजर गए थे।
नैना के ठीक 18वें बर्थडे पर हार्दिक उसे अपनी दुल्हन बनाने आया था। फिर पूरे गांव ने देखा था कि यह काम सी लड़की के लिए एक राजकुमार आया था और उसे अपनी राजकुमारी बनाकर ले गया। उनकी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। शादी की पहली रात जब हार्दिक कमरे में दाखिल हुआ तो नैना से सब्र न हुआ था। गिन गिनकर उसने ये दिन काटे थे। उसका जी चाहा वो भागकर हार्दिक के सीने से लिपट जाए और उसे अपनी बेकरारियां बताए। हार्दिक भी कम बेकरार नहीं था, लेकिन वो एक मैच्योर मर्द था और खुद के जज्बातों को काबू करना जानता था। उसने अपने जेब से खूबसूरत सा डिब्बा निकाला था जिसमें हीरे का नेकलेस था। उसने नैना की सुराहीदार गर्दन में उसे पहना दिया। नेकलेस पहनाते हुए हार्दिक ने उसकी नरम गर्दन को अपनी उंगलियों से छूना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे उसने नैना को अपने करीब किया था, जबकि नैना तो खुद ही जल्दी से उसकी गोद में चढ़कर बैठ चुकी थी। हार्दिक ने उसे अपने बाजुओं में समेट लिया। उसके गाल पर होंठ रखते हुए बोला, बहुत तड़पाया है तुमने मुझे, एक एक पल का हिसाब लूंगा। वो अपनी एक आंख दबाता हुआ जज्बातों से भारी आवाज में बोला था और नैना उसकी बात का मतलब समझकर अपना सर शर्माते हुए उसके सीने में छुपा गई थी। हार्दिक ने हंसते हुए उस नाजुक सी लड़की को अपनी बाहों में समेट लिया था। हार्दिक के हाथ धीरे धीरे उसके नाजुक वजूद पर रेंगने लगे थे और उन हाथों का स्पर्श नैना बेखुद होते हुए महसूस कर रही थी और अंदर ही अंदर शर्म के मारे सिमटती जा रही थी। और जब हार्दिक के हाथ शरारत करते हुए उसकी नरम धड़कनों पर पहुंचे तो नैना के होंठों से एक सिसकी निकली थी। साथ ही साथ उसने हार्दिक के हाथों को कसकर पकड़ लिया था। क्या हुआ नैना, आज तो मैं तुम पर टूटकर बरसना चाहता हूँ। तुम्हारी ना की कोई गुंजाइश नहीं है, इसीलिए तो तुम्हारे 18 के होने का इंतजार किया था, क्योंकि पहले ही तुम्हें अपनी दुल्हन बना लेता तो मैं खुद के जज्बातों पर कंट्रोल नहीं कर पाता और मैं तुम्हारी मासूमियत छीनना नहीं चाहता था। लेकिन आज तो मुझे क्यों रोक रही हो? मैं रोक नहीं रही हार्दिक, बल्कि मैं तो खुद आपकी संगत में डूब जाना चाहती हूँ। लेकिन मुझे इससे पहले नैना कुछ और बोलती, हार्दिक ने उसे अपने सीने से लगाते हुए उसके माथे को छू लिया था। मेरी जान हो तुम, और अपनी जान को भला कोई तकलीफ पहुंचाता है? ये कहते हुए हार्दिक ने साइड लैंप ऑफ कर दिया था। वो धीरे धीरे नैना के वजूद पर बादल बनकर बरसने लगा था। वो बहुत ही प्यार से नैना को छू रहा था, लेकिन इन नाजुक पलों में कुछ पल ऐसे भी आए थे जब हार्दिक सब कुछ भुला बैठा था और नैना को थोड़ी सी तकलीफ पहुंचा गया था। लेकिन इस तकलीफ में भी नैना को सुकून मिला था। उसने कसकर हार्दिक की कमर को पकड़ लिया था और हार्दिक अपनी मोहब्बत की शिद्दतें उस पर उंडेलने लगा था। उस रात दोनों की मोहब्बत एक दूसरे को पाकर पूरी हो चुकी थी। वो जो एक मामूली मजदूर की बेटी थी, अब मलिका बनकर हवेली पर राज कर रही थी। चांदनी उस दिन के बाद से उससे मिलने नहीं आई थी। न जाने वो कहाँ चली गई थी। नैना दुआ करती थी कि वो जहाँ भी हो बस खुश हो। चांदनी का दिया हुआ आशीर्वाद पूरा हो चुका था। उसे बाकी उसका राजकुमार मिल चुका था। इस पर वो अपने भगवान का जितना भी धन्यवाद करती कम था। हर गुजरते दिन के साथ हार्दिक की मोहब्बत और भी जुनून पकड़ती जा रही थी और उसकी ये बेकरारी और जुनून देखकर सब लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। अब उसे वो सपने आना भी बंद हो गए थे जिसमें नैना उसके सीने से लिपटकर मदद की गुहार लगाती थी। लेकिन वो अपने इन सपनों का रीजन जानना चाहता था। आखिर उसे नैना पहले से ही सपनों में दिखाई क्यों देती थी? और यही सब कुछ जानने के लिए हार्दिक एक दिन एक बाबा जी के पास गया था और बाबा जी ने उसके हाथ की रेखाएं देखते ही पहचान लिया था। बच्चे, ये तेरा पुनर्जन्म है। पिछले जन्म में तो इसी लड़की से मोहब्बत करता था, लेकिन पिछले जन्म में तुम एक दूसरे को पा नहीं सके थे। इससे पहले ही तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें एक दूसरे से जुदा कर दिया था और अपनी अधूरी मोहब्बत पाने के लिए तुम लोगों ने दूसरा जन्म लिया था। और ये सब जानकर हार्दिक के दिल से सारे वहम, सारे डर निकल चुके थे। मोहब्बत सच्ची हो तो भगवान इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में हमें हमारी मोहब्बत से जरूर मिलाते हैं। 1 साल बाद उसने हवेली को हवेली का वारिस भी दे दिया था, जिससे कि उसकी अहमियत और भी बढ़ गई थी और हार्दिक ठाकुर पहले से भी ज़्यादा नैना का दीवाना हो चुका था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।